Lecture, and today we are going to start with the new question. That is, we have to find two non-singular matrices P and Q so that PAQ is in the normal form. Okay. So अब तक हमने क्या किया, how to find the rank. ठीक है, उसमें हमने क्या करते हैं, we just take the uh, you can say key element, we select the key elements. After selecting the key elements, we try to make the lower part of the matrix as 0, and that is called echelon form. After forming the echelon form, we calculate the number of non-zero rows, and that number of non-zero rows is nothing but the rank of the matrix. Okay. Then after that, we started with the next concept, that was normal form of a matrix. Normal form में मैंने आपको कल बताया. So मैंने आपको बताया कि normal form क्या होती है. That is nothing but we have to select the key elements. ठीक है. Try to make them 1 or 0, but all the non key elements should be 0. ठीक है, ये आपको सबको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए. So now let's start with the question. मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. ठीक है, आराम से करवाऊंगा, धीरे धीरे यहाँ से सुन लेना. ठीक है. फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू. इसमें कुछ वर्ड आ रहे हैं, पहले उसको हम डिस्कस करते हैं. आपने पढ़ा है प्लस टू लेवल पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म. अब नॉर्मल फॉर्म आपको पता है. ठीक है. सो व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले वो बता देता हूँ मैं आपको. ठीक है, छोटा सा नोट. ठीक है, आपको सबको पता है, आपने किया हुआ है. सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो बताता हूँ पहले आपको. ठीक है, और दूसरी बताएंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. देखो, नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो, ऐसे वर्ड याद रखना. नॉट इक्वल टू जीरो. सिंगुलर में ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो आएगा. एक चीज याद रखो, दूसरी तो ऑब्वियस है. एक चीज याद रखो, दूसरी ऑब्वियस है. लाइक दिस, नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू जीरो. नॉन नॉन वो करके मैच करके, इससे याद रखने में आसानी चाहिए आपको. नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू जीरो. सो व्हाट इज मॉड ऑफ ए मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए. सो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. अगर वो जीरो नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर होती है. और ये कंसेप्ट आपने प्लस टू में किया था वाइल फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. उसको निकालते वक्त हमने इसको यूज किया था. अब इस क्वेश्चन में करना क्या, अब क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको. व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ. ठीक है, सी कह रहा है कि आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ढूंढने हैं. वी हैव टू सर्च फॉर द पी एंड क्यू. को दो मैट्रिसेस ढूंढनी है जो कि नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. ठीक है, और किस लिए ढूंढनी है, किस पर्पस को पूरा करने के लिए ढूंढनी है. इस पर्पस को कि ये जब पी ए को मिडल में रख के, मान लो ये ए मैट्रिक्स लिख दिया मैंने. ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ये मैं गिवन है. ठीक है, ए मैट्रिक्स लिख ली. उसके आगे आपको एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है जो कि हम बाद में पी बोलेंगे, और उसके आगे हम उसको मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, क्यू मैट्रिक्स. ठीक है, जो पहले मल्टीप्लाई किया है इसको बोलते हैं प्री फैक्टर. ठीक है, प्री फैक्टर, ये पोस्ट फैक्टर है. चलो बाद में बात डिस्कस करते हैं. सो कहना क्या है कि ए मैट्रिक्स के आगे आपको एक मैट्रिक्स लिखनी है, ए मैट्रिक्स से पीछे एक मैट्रिक्स लिखनी है. जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर शुड बी ए नॉर्मल फॉर्म. ये नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए. ठीक है, तो योर आंसर शुड बी ए नॉर्मल फॉर्म. ए मैट्रिक्स लोगे आप अपनी मर्जी से पी मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स लिखोगे, लेकिन किस हिसाब से लिखनी है कि तीनों को मल्टीप्लाई करने से, तीनों का प्रोडक्ट लेने से जो आंसर है दैट शुड बी नॉर्मल फॉर्म. तो अगर आप ऐसे रैंडमली करोगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑफ मैट्रिसेस, तो ऐसे तो आप पागल हो जाओगे इसको ढूंढते ढूंढते. ये तो मिलेगी नहीं कभी आपको. आप पहले पी लिखोगे अपने हिसाब से, फिर क्यू लिखोगे, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल फॉर्म नहीं आई, फिर से पी चेंज करोगे, क्यू चेंज करोगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर नहीं आई. तो ऐसे तो सारी जिंदगी लगे हो, तब नहीं आप ढूंढ पाओगे पी और क्यू क्या. चलो पी और क्यू आ भी गई, नॉर्मल फॉर्म आ भी गई, और बाद में पता लगा कि ये तो जीरो में डिटरमिनेंट जीरो बार है, ये नॉन सिंगुलर नहीं सिंगुलर है, तब भी प्रॉब्लम है. So, ऐसे नहीं चलना. ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है इसके आगे एक मल्टीप्लाई करो, एक पीछे मल्टीप्लाई करो, सो दैट द रिजल्टिंग आंसर इज जो है आपका दैट शुड बी नॉर्मल फॉर्म. ये आपको फाइंड करना है. सो वी हैव अनदर ट्रिक फॉर दिस थिंग. लेट्स सी. ओके ओके, वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो इन द नंबर्स, जो नंबर 1 होता है 1, ठीक है, उसको यूनिटी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं.
और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी, वो दूसरे नंबर को चेंज नहीं कर पाता। ये उसकी खासियत है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। लाइक 4 into 1 4, 6 into 1 6, नहीं चेंज होएगा। तो आप ये बोलोगे ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस एलिमेंट में दम ही नहीं है, इस नंबर में दम नहीं है, वो 4 को चेंज नहीं कर पा रहा, वो 6 को चेंज नहीं कर पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई फायदा है तो नुकसान अगर लग रहा है आपको इसमें कि इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें तो नुकसान ही है, तो उसका इफेक्ट इनहेंस नहीं कर पा रहा उस नंबर को, 6 को 6 ही छोड़ रहा है, 7 को 7 ही छोड़ रहा है, लेकिन वो कहीं जगह काम भी आएगा। तो 1 जो है दैट इज यूनिटी, जिसको आप आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। यू कैन से आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी नंबर है नहीं है बोल सकते हो आप, मर्जी आपकी। आपने किसी को पेपर में सुनाना था ना, आपने तो लिखना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आइडेंटिटी नंबर क्या होता है। सो आइडेंटिटी नंबर, यूनिट नंबर कह लो, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। सो 1 नंबर्स में एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नंबर है जो किसी भी दूसरे नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। लाइकवाइज इन मैट्रिसेस, आपको सबको पता लग गया होगा मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। Likewise, in matrices we have the identity matrix. जब आप उसको किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, लाइक ए से मल्टीप्लाई किया, वी हैव अ मैट्रिक्स ए, आपने उसको मल्टीप्लाई किया आई, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, आई ए लिखो चाहे ए आई लिखो, तो योर आंसर विल बी ए। व्हाट आई वांट टू से कि आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको पता लगेगा कि आइडेंटिटी क्या क्या कर सकती है। आपका जो ये आंसर है, जो ये क्वेश्चन है पी ए क्यू फॉर्म, ये इम्पॉसिबल अगर आप मैनुअली करोगे, इम्पॉसिबल। सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट, सो देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी नो दिस थिंग दैट मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया, व्हाट वी डिस्कस्ड कि यू कैन राइट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई ए आई। सो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हेन यू मल्टीप्लाई विद अ मैट्रिक्स ए, देयर विल बी नो चेंज, आपके पास ए ही आएगा, यू विल गेट ए। दिस इज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्ले द सेम रोल एज व्हेन एज वन प्ले इन द नंबर सिस्टम। जो काम वन करता है नंबर्स में, वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करती है, ठीक है। Similarly, when you multiply I and A, if you take the product of I and A, you will get A matrix. After A matrix, when you multiply by, if you take a product with I, again you will get A matrix. So you can justify that overall you will get the left hand side. So A equal to A. So this relation, this identity is okay. Okay, this is correct. So इसमें कोई problem नहीं है। अब what is the order of this matrix? मैंने order ट्रिक बताई, आपको ट्रिक बताई थी, एल बनाना है, ऐसे एल बनाओ, हाँ शाबाश, 1 2 3 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, यू कैन राइट हियर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने उस वक्त बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। तो आज हम आ चुके हैं स्टेज पे, वी कैन सी दैट इट इज 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। ओके, दिस इज 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। नाउ व्हाट वी कैन से, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, दिस शुड बी ऑफ ऑर्डर 3, और जो पीछे करनी है दैट शुड बी ऑर्डर 4। लाइक ये 3 है, ये 4 है, सो दिस इज मैट्रिक्स 3। अब जो आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है दैट शुड बी ऑफ ऑर्डर 3। मैं आपको बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। जो बाद में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है दैट शुड बी ऑफ ऑर्डर 4। मैंने एरो लगा दिए हैं, यू कैन सी दैट। दूसरी बात याद रखनी है, जो पहले मल्टीप्लाई हो रही है उसको बोलते हैं प्री फैक्टर। प्री का मतलब पहले, फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई। जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज प्री फैक्टर, ओके। और जो बाद में मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद, उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर, पोस्ट मींस बाद में, फैक्टर मींस मल्टीप्लाई। जो बाद में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, जो पहले मल्टीप्लाई किया दैट इज कॉल्ड प्री फैक्टर। ऐसा क्या है, इससे क्या हमें नॉलेज मिले कि भाई ये प्री फैक्टर है, पोस्ट फैक्टर, ठीक है, वो आगे मल्टीप्लाई हो पीछे मल्टीप्लाई है, क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ेगा कैसे? देखो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगा, तो आई विल से कि जो प्री फैक्टर होता है उस पर सिर्फ रो ऑपरेशंस लगते हैं।
और जो पोस्ट फैक्टर होता है उस पर सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगते हैं। ओके, सो जो प्री फैक्टर होता है उस पर रो ऑपरेशंस लगते हैं और कॉलम पोस्ट फैक्टर पे हमेशा क्या लगते हैं, कॉलम ऑपरेशंस। अब ये याद रह जाएगा जो मैंने आपको ये बताई सारी चीजें। सो यू कैन राइट आई इज इक्वल टू ए आई ए। होगा क्या, करना क्या, अब बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, एक चीज पूछ लेता हूँ आप लोगों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म और फैक्टर में क्या फर्क होता है? अब एक्स और वाई है, अगर इसमें प्लस का साइन या माइनस का साइन है बीच में तो ये टर्म्स होती हैं। ठीक है, प्लस और माइनस अगर बीच में आ जाए, जैसे ये आपके पास एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है, इसमें प्लस आ गया तो ये दो टर्म्स बन गई। एक्स और वाई बीच में प्लस आ गया, प्लस है चाहे माइनस है, देन ये दो टर्म्स हो गई। एक्स एक टर्म है, दूसरी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये दो टर्म है। दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं। नॉमियल का मतलब होता है टर्म, बाई का मतलब टू, टू टर्म्स वाला। ठीक है, बाइनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स वन, नॉमिनल मीन्स टर्म, एक टर्म वाला मोनोनोमियल। ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ऐसे पेंटानोमियल, इस तरह बनते हैं। लेकिन अगर एक्स और वाई को मैं मल्टीप्लाई करूं, देन ये एक फैक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर है। एक्स और वाई दो फैक्टर है, टू फैक्टर्स, लेकिन एक टर्म है, वन टर्म। ये एक पूरी एक टर्म है एक्स इंटू वाई, लेकिन टू फैक्टर्स हैं इसमें। कौन कौन से? दैट इज एक्स एंड वाई। और एक टर्म कौन सी है? दैट इज एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एक टर्म है, लेकिन दो फैक्टर्स हैं इसमें, एक्स और वाई। अगर मैं लूँ एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये टर्म एक है, दिस इज वन टर्म, लेकिन इसमें फैक्टर्स कितने हैं? तीन फैक्टर्स है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सो इसलिए मैं यहाँ फैक्टर वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो मल्टीप्लाई होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें टोटल तीन फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके आगे लगा ये प्री फैक्टर, इसके बाद में लगा तो ये पोस्ट फैक्टर है। नाउ सी द सॉल्यूशन। सो हमने ये लिखना है, वी नो दिस टाइम। ठीक है, वी नो ए इज इक्वल टू आई ए आई। लिख दो वी नो, आपको पता है नहीं पता है बात की बात है, लिखना तो है ही ना, वी नो दिस थिंग। ठीक है, आपको तो पता तो होगा, याद करके जाओगे आप थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। आप इनको फिल करना शुरू करो। सबसे पहले ए लिखो। व्हाट इज ए? ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? 1 -1 2 -1 4 2 -1 2 2 2 -2 0 2 2 -2 0 4 2 -1 2 1 -1। ओके राइट। फिर उसके बाद इक्वल टू। ठीक है, यू कैन सी इक्वल टू। फिर ये I3 लेना है, ये I4 लेना, आपको मैं लिखवा दिया पिछले पे। I3 का मतलब है 3 बार 1 आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी सारी पोजीशंस 0 की, यही होता है। ओके, सो ए को एज इट इज लिख लो, ये बीच वाला। अब रह गया I4। I4 का मतलब 4 बार 1 आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, I4। अब I3 का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, I3 का मतलब होता है I3 × 3, इसको ऐसे लिखते हैं। I4 का मतलब होता है I4 × 4। सबको समझ आ गई बात ये? तो ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, ये 4 × 4 है। एक दो सारे जीरो लगा देते हैं, जो नॉन जीरो पोजीशन है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ दिस इज द फुल व्यू ऑफ स्क्रीन। अब देखो, अब ध्यान से, अब मैंने पूरा लिखा है, देखो कैसे लिखा है। ये ए था, इसको ए लिख दिया, ये आई था, इसको आई लिख दिया। इस ए को एज इट इज लिखा है ए, इसको पूरा मैट्रिक्स नहीं लिखा। उसका कारण है इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने एज को एज इट इज लिख दिया, सो डैट इसमें स्पेस भी कम लगेगी और थोड़ी कंफ्यूजन भी कम रहेगी। I4 को I4 लिख दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, ये ए तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या करो आप यहाँ पे क्या, इसको हम पी बना देंगे, इसको हम क्यू बनाएंगे, तो आपकी बन गई ना पी ए क्यू फॉर्म बन गई। लेकिन ये किसके बराबर होनी चाहिए? नॉर्मल फॉर्म। किसके बराबर होनी चाहिए? नॉर्मल फॉर्म। मतलब क्या है कि आपने करना है क्या, व्हाट टू डू, आपने ट्राई करना है कि इस मैट्रिक्स को जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो बस। इधर मत देखो क्या हो रहा है, इधर जो होता होने दो। इस मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब बोलोगे राइट साइड में क्या करेंगे हम? अब राइट साइड में क्या करना है, जब कभी भी आप यहाँ रो ऑपरेशन लगाओगे,
तो मैंने बताया ये प्री फैक्टर है, प्री फैक्टर पे रो ऑपरेशन लगाओगे, इस पे नहीं चेंज करोगे, इसमें करोगे आप। फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप यहाँ रो ऑपरेशन लगाओगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है तो ऑपरेशन तो लगाओगे। समटाइम्स वो रो ऑपरेशन होंगे, समटाइम्स वो कुछ कॉलम भी हो सकते हैं। जो रो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही रो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे, दोनों में नहीं लगाओगे। मान लो आपने R1 प्लस R2 किया इस पे, तो सेम R1 प्लस R2 यहाँ पे करोगे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई मत करना, ये कॉलम लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो ये पीछे वाले पोस्ट फैक्टर पे आप वो ऑपरेशन लगाओगे। मान लो आपने लिखा C1 माइनस C2, तो अब यहाँ लिखोगे C1 माइनस C2, यहाँ कुछ नहीं करोगे आप। तो दिस इज रिजर्व फॉर रो ऑपरेशन एंड दिस इज रिजर्व फॉर कॉलम ऑपरेशन। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि पोस्ट प्री फैक्टर पे सिर्फ रो ऑपरेशन लगने हैं, पोस्ट फैक्टर पे हमेशा कॉलम ऑपरेशन लगने हैं। जब ये नॉर्मल फॉर्म में बन जाएगी ना, जब ये आंसर आपका नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी तो इनमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो जो आइडेंटिटी से चेंज होकर कुछ ना कुछ मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, तो वो जो चेंज मैट्रिक है उसको हम पी बोलेंगे, और जो ये चेंज होकर बन जाएगी उसको हम क्यू बोलेंगे। तो हमारा काम खत्म, ये नॉर्मल बन जाएगी, ये पी बन गया, ये क्यू बन गया। तो व्हाट वी गेट, पी ए क्यू इज नॉर्मल फॉर्म, इज ए नॉर्मल फॉर्म। आपने अगर मान लो इसको पूरे LHS को लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, अगर आपने रो ऑपरेशन से फिनिश कर दिया, इसी रो ऑपरेशन से ही नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आपने एक भी सिंगल कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज किया, तो डेफिनेटली ये आइडेंटिटी का आइडेंटिटी ही रहेगा, इसमें कभी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपने इस पे रो की बजाय कॉलम से ही सारा कर दिया, तो आपके इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में I3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आइडेंटिटी का आइडेंटिटी रहेगा, सिर्फ इसमें चेंज आएगा। तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। तो ये इसमें पर्पस क्लियर है कि आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इधर चेंज होते हैं, होने दो, जो हो रहे हैं होने दो, उसको मत छेड़ो। जब ये नॉर्मल फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपका, तो डेफिनेटली जो चेंजेस आएंगे दैट इज द। सो देखो सबसे पहले ये इसको 1 बनाना पड़ता है, वो 1 बना हुआ है, एक स्टेप बच गया हमारा। अब 4 और 2 को 0 करेंगे एक ही स्टेप में, ऑपरेट वर्ड लिखना है, ठीक है। 2 माइनस 4 R1 R3 माइनस 2 R1। थोड़ा सा मैट्रिक्स के क्वेश्चन जब करते हो ना आप लोग, देखो अब ये मुझे पता है यहाँ और वो ऑपरेशन लगा है, तो यहाँ जो आगे जो कॉलम मैट्रिक्स है जो ये वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। डोंट वेस्ट द टाइम, फटाफट लिख दो इसमें, क्योंकि इसमें चेंज तो आना ही नहीं है। लिख दिया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जिसमें चेंज नहीं आना उसको ट्राई करो, उसको फिलअप करो पहले, सो डेट कि कम से कम कंफ्यूजन रहे। अगर आप पहले से सब कुछ खाली रखोगे तो गलती से कहीं लिखना कहीं और, लिख कहीं और दोगे, जैसे पहले से भरा भरा सा लगेगा, तो आपको पता है कि ये जगह खाली है, इसमें भरना है, तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ए तो ए रहेगा। नौ, अब आपको पता है R2 और R3 में चेंज आना है, तो R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 -1 2 -1, सिमिलरली 1 0 0, दोनों के एक साथ चलाओ ऑपरेशन, दोनों पे 1 -1 2 -1 1 0 0। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आपको मैंने ट्रिक बताई थी, यहाँ हल्का सा -4 लिखो और फटाफट ऑपरेशन करो, यहाँ -4 लिखो R1 के आगे। अब देखो -4 + 4 0, 4 और 2 6, -8 और -1 -9, 4 और 2 6, और यही वही आ गया -4 और 0 -4, 0 और 1 1, 0 और 0 0। अब आप फिर से दोबारा ऑपरेशन R1 के आगे -2 लिखो, अब यहाँ -2 लिख दो, अब फटाफट अप्लाई करो, -2 + 2 0, 2 और 2 4, -4 और -2 -6, 2 और 2 0 2, -2 और 0 -2, 0 1। तो इसको फॉलो करो जो बताई हुई है, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमने 2 ऑपरेशन लगाए, इसमें चेंज आ गया, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, अब ये आइडेंटिटी नहीं है, इसमें चेंजेस आ गए, तो ये धीरे धीरे पी बन रहा है, लेकिन तब ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा जिस टाइम ये नॉर्मल फॉर्म में, अभी नहीं है पी क्यू। ओके नेक्स्ट, अब इस 6 को हम 1 बनाएंगे पहले, थिंक इज दिस। ओके अब ये 6 को 1 बनाना है। अब कौन बताएगा ये 6 को 1 कैसे बनाएगा?